खुल खुल कैसे खुल खुल जी बताएं, आज का ये जो प्रोटेस्ट आपने रखा था यहाँ पे, ये किसके अगेंस्ट था और क्या कुछ जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं उनका क्या कुछ रिप्लाई करेगा? जी सुरेंद्र जी, मैं ये जो मीडिया का यहाँ पे मैं स्वागत करता हूँ। हमने यहाँ पे मीडिया को इस कंटेक्स्ट में बुलाया हुआ है। मैं यहाँ का सरपंच मोहम्मद शफीक हूँ। हाल ही में मेरा आर्डर 2009 में हुआ था, 10 दिसंबर 2009 में। तो उसके बाद मसलसल 11 साल मैंने रूरल डेवलपमेंट के अंदर सर्विसेज दी एज जीआरएस। उसके बाद मैंने 13 नवंबर 2020 को रिज़ाइन किया और उसके बाद बाई इलेक्शंस में मैंने इलेक्शन लड़ा और रिज़ल्ट जब आया तो मैं जीत गया एज सरपंच। तो यहाँ पे कुछ जो ये एक सियासी खींचातानी चल रही, इस सियासी खींचातानी में यहाँ पे ये जो हमारा चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट साहब हैं, तो ये अक्सर बहुत पहले से ही ये मेरे खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते जा रहे हैं। जब भी कहीं इलेक्शन का टाइम आता है या और कोई भी टाइम आता है, उस वक्त ये हमारे किरदार को ख़त्म करना चाहते हैं और हमारा जो करैक्टर है और हमें ये बहुत नीचा दिखाना चाहते हैं पब्लिक के बीच में। तो इस मसले को लेके इन्होंने 19 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने मेरे ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के एलिगेशंस लगाए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 2011 में जब अब्दुल गनी भट्ट सरपंच बना था और उससे लेके 2016 तक जब वो बरसर इक़्तिदार रहा, उस दौरान मोहम्मद शफीक जीआरएस ने काम अच्छे किए, लेकिन उसके बाद 2 साल के लिए इनने काम फिर गलत किए। फिर जब वो दोबारा सरपंच बना फिर काम होने ठीक हो गए। तो लेकिन खैर ये बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, हमें अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब्दुल गनी भट्ट जो है, अक्सर आप उसके फेसबुक अकाउंट पे देखिए, व्हाट्सएप पे देखिए, बाकी जगहों पे देखिए, अक्सर वो रोज़ाना जब भी न्यूज़पेपर में कोई चीज़ आती है वहाँ पे अब्दुल गनी भट्ट की कोई ना कोई कंप्लेंट होती है। जब भी हमारे ब्लॉक के अंदर, जब भी हमारी पंचायत के अंदर, जब भी कहीं ना कहीं कोई नया प्रोजेक्ट आता है, जब कोई नया काम आता है, उस काम को लेके वो कोई ना कोई अड़ंगा लगा देते हैं, कोई ना कोई शिकायत कर देते हैं ताकि उस प्रोजेक्ट को रोक पाएँ और उसका जो श्रेय है, उसका जो क्रेडिट है वो खुद लें और खुद उस चीज़ में वो चाहते हैं कि लोग ये बोलें कि ये अब्दुल गनी भट्ट ने किया। अगर कोई दूसरा बंदा कोई काम करता है, कोई मेहनत करता है, उस काम को बिल्कुल बिगाड़ने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ पे चाहे किसी रोड का मसला हो, किसी सर्वे का मसला हो, किसी डिग्री कॉलेज का मसला हो, किसी डिपार्टमेंट का मसला हो, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पीडीडी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और ऑफिसर को हरासमेंट करना इस बंदे का काम बन चुका है। आप अक्सर देख सकते हैं, जहाँ भी आप डीसी ऑफिस में जाएं, कहीं भी जाएं, रोज़ाना जैसे कि इनको बीडीसी जब बनाया गया तो लोगों ने इनके हाथ में पावर्स दी, लेकिन इनका जो लेटर पैड है वो अक्सर कंप्लेंट्स के लिए ही इस्तेमाल होता है। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ तो उतना ज़्यादा कोई काम है नहीं और ना ही ये गाइडलाइंस को अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा शख्स अगर गाइडलाइन जाने, वो गाइडलाइन पढ़ के डिपार्टमेंट्स को भी समझे और गाइडलाइन को भी समझे। लेकिन एक सेल्फ स्टाइल इंसान जो है, ये हमेशा अपनी ही मर्जी से काम कर रहा है और जैसे मर्जी, जिस इंसान पे मर्जी उस इंसान पे वार करता है। मेरे लिए जो इसकी शिकायत का सिलसिला है, ये कोई नया नहीं है। जब से लगभग पिछले 5-6 साल से ये यहाँ पे एक बार लगभग 2017 की बात है, यहाँ पे हमने कम्युनिटी हॉल का काम शुरू किया था, बाकी भी कुछ काम शुरू किए थे। यहाँ पे उस वक्त के एमएलए जो नीलम लंगे साहब थे, वो यहाँ पे आए थे फाउंडेशन स्टोन डालने और इन्होंने उस मसले को बिला वजह उजागर किया। कहा नहीं जी, ये जो कम्युनिटी हॉल है जहाँ पे एमएलए साहब ने ये फाउंडेशन स्टोन डाला तो ये बीजेपी का बंदा है और यहाँ पे जो हमारा लोकल जीआरएस है, इसने जी एमएलए को बुलाया। मैं ये बताना चाहता हूँ मीडिया की वसातत से कि एक एमएलए जो होता है वो एक कमिश्नर सेक्रेटरी से ज़्यादा पावर्स रखता है। एक जीआरएस की कोई औकात नहीं है वो एक एमएलए को पंचायत के अंदर बुलाए या पंचायत के अंदर आने से रोके। उसी सियासत को आगे लेते हुए बाद में उन्होंने उन कामों को रोका और बाद में उन्होंने मुख्तलिफ कामों पर यहाँ पर कंप्लेंट्स की और उन कामों को रोक लिया। और उसके बाद वो लगातार इस जिद पे खड़ा रहा कि मोहम्मद शफीक जीआरएस जो है इसको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। जबकि एक बार मेरी ट्रांसफ़र की भी गई, मुझे भागो ब्लॉक में भेजा गया, लेकिन हमारे जो सर्विसेज के रूल्स जो हैं, जो हमारा रूल 9 जो है वो ये कहता है कि जो जीआरएस जहाँ पे अपॉइंटमेंट जिसकी वहाँ पे है और वो वहीं पे रहेगा, क्योंकि टीए डीए किसी भी किस्म का अलाउंस आपको नहीं मिलता है। जब आपको ट्रैवलिंग के लिए कुछ नहीं मिलता है तो आपकी ट्रांसफ़र भी नहीं है। तो इस वजह से जब हमने वहाँ से कोशिश की, मैं वापस आया, वापस मेरा आर्डर जब हुआ तो मेरा आर्डर 11 नवंबर 2017 में हुआ। और उसके बाद ये जो अब्दुल गनी भट्ट साहब हैं, ये उस वक़्त
बहुत डोमिनेट कर रहे थे एसीडी साहब को कि आप इसका आर्डर वापस करो। एसीडी साहब ने नहीं माना। उसके बाद ये अब्दुल गनी भट्ट जो है जम्मू में जाता है, जम्मू में डायरेक्टर से फ़ोन कराता है और ठीक 5 दिन के बाद ये उस आर्डर को कैंसिल करवा देता है। और वो आर्डर जो है ये मेरे पास है। जब मेरा आर्डर कैंसिल होता है, आर्डर कैंसिल होने के बाद मैं हाई कोर्ट जम्मू में जाता हूँ और हाई कोर्ट से मुझे इंसाफ मिलता है। हाई कोर्ट का ये जो आर्डर आया और हाई कोर्ट के आर्डर में मुझे रूल 9 के तहत हाई कोर्ट ने इंसाफ दिया। जो रूल 9 ये कह रहा है कि एक जीआरएस जो है उसकी सिलेक्शन जो है वो लोकलिटी बेस्ड है और अगर उसको लोकलिटी बेस्ड उसको सिलेक्शन की गई है तो उसकी कोई भी ट्रांसफ़र नहीं है। तो जब ये सिलसिला जारी रहा, जब मुझे कोर्ट के ज़रिए इंसाफ मिला और उसके बाद मैंने 2 साल यहाँ पे काम किया, लेकिन वो भी कानून के सहारे मैंने यहाँ पे काम किया। और उसके बाद ये बंदा जो है लगातार उसके बाद मेरी कंप्लेंट्स करता गया। तो उसके बाद मसला ये हुआ कि आखिरकार बात यहाँ तक पहुँची कि जब ये रोज़ाना पेपर्स में डिपार्टमेंट को तंग करने लगा, हमारे वीडियोज़ को भी हरासमेंट करने लगा। और उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि एक ऐसा इंसान जो कि बार बार एक एम्प्लॉय होने के नाते हम इसका कोई जवाब नहीं दे सकते और एक एम्प्लॉय होने के नाते हम सामने नहीं आ सकते, हम मीडिया पे ही अपनी हकीकत जाहिर नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद मैंने मुनासिब ये समझा कि मैं अपनी नौकरी से रिज़ाइन कर दूं और रिज़ाइन करने के बाद ओपन फील्ड में हम काम करें, हम सियासत में भी हिस्सा लें और सियासत में हिस्सा लेके इन लोगों का जवाब दें। और जिस वक्त मैंने रिज़ाइन किया, मैंने 13 नवंबर 2020 में रिज़ाइन किया। जब मैंने अपने रिज़ाइन टेंडर किया, मैंने वीडियो साहब को लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद मैंने बाज़ाब्ता मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनाया और ये एफिडेविट बना के मैंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया। रेजिग्नेशन सबमिट करने के बाद मेरा रेजिग्नेशन एसीडी साहब ने एक्सेप्ट किया और एसीडी साहब ने एक्सेप्ट करने के बाद जब रेजिग्नेशन आया उस वक्त ऑफिस से एक लेटर निकला जिसमें यह कहा गया आपकी जो भी बिलोंगिंग्स हैं आप उनको हैंड ओवर कीजिए। तो उन बिलोंगिंग्स को मैंने हैंड ओवर करते हुए मैंने डिपार्टमेंट से मैंने एनओसी ली। लेकिन इस दौरान जो डिपार्टमेंट ने मुझे एनओसी बाद में शो की, जो कि ये मेरे पास एनओसी है। उसके बाद ये हुआ कि जब रेजिग्नेशन की बारी आई और इस वक्त भी इस बंदे ने ये अड़ंगा लगाया कि जब मैंने रिज़ाइन किया, रिज़ाइन मेरा एक्सेप्ट हो गया, रिकॉर्ड मेरा हैंड ओवर टेक ओवर हो गया, उस वक्त भी इस शख्स ने हमारे जो ऑफिसर्स थे उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया कि इस बंदे की नौकरी तो गई लेकिन अब इसको एनओसी नहीं देनी है। इसको एनओसी ने, जिसके लिए मुझे काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़े। और उस वक्त के मेरे जो ऑफिसर थे वो काफ़ी ईमानदार शख्स थे और बहुत बेहतरीन शख्स थे, उन्होंने मुझे एनओसी उस वक्त प्रोवाइड की। और एनओसी प्रोवाइड करने के बाद मैंने जो अपना सरपंची का नॉमिनेशन फॉर्म है वो मैंने फिर दाखिल किया। और इस बंदे की यही कोशिश थी कि इसको एनओसी ना मिले, इसकी नौकरी भी जाए और ये इलेक्शन कंटेस्ट ना कर पाए। ये खतरा उसको उस वक्त भी सता रहा था, अगर ये इलेक्शन कंटेस्ट करेगा तो फील्ड में जो उन्होंने एक गदर मचा के रखा था उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी और उसका ये खतरा था कि मोहम्मद शफीक एज सरपंच भी जीत जाएगा। और बाद में वही हुआ और जब मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं सरपंच के तौर पर जीत गया। और उसके बाद ये हुआ जिस वक्त मैंने नॉमिनेशन फाइल की, नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जब ग्राउंड में हम उतरे, जब पंचायत के अंदर हमने इलेक्शन कैंपेन शुरू की, तो हमने एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो एक प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से हमने कैंपेन की। 29 तारीख शाम को हमारी कैंपेन बंद थी। लेकिन ये जो अब्दुल गनी भट्ट साहब जो था ये अपने कैंडिडेट शबीर अहमद को लेके उस वक्त भी घूम रहा था और 29 तारीख रात को ये हमारी पंचायत में ना जाने पैसे बांटने के लालच से गया था, क्या करने गया था, वोटर्स को डराने धमकाने के लिए गया था। उस वक्त हमने जो लोग पहरे पे रखे थे कि कोई बंदा कहीं पैसा ना दे, और इसी शख्स का उस वक्त भी खतरा था क्योंकि लगभग पिछले 8-10 साल से यहाँ पे हुकूमत कर रहा था और हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों का इस्तेमाल कर रहा था। और हमें उस वक्त भी ये डर था कि ये बंदा किसी न किसी ट्रेंड का इस्तेमाल करके हमें इलेक्शन में नुकसान पहुंचा सकता है। उस वक्त जब हमारे लोग वहाँ पे पहुँचे उन्होंने इसको दबोच दिया और इस बंदे को पकड़ा। उस वक्त के हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, बल्कि अलॉन्ग विद लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, और वो फोटोग्राफ्स हमारे पास थे। जब फोटोग्राफ्स मैंने उस वक्त के जो एडीडीसी साहब थे सूरत सिंह जी, उस वक्त मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा डीसी साहब, मैंने कहा एडीडीसी साहब, बात यह है कि मैं एक साधारण इंसान हूँ और एक बीडीसी चेयरपर्सन जो मेरे खिलाफ हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल करके हमें इलेक्शन में हराने की कोशिश कर रहा है। आप मुझे बताएं हमारे पास कानून का क्या सहारा है ताकि हमारे जैसे गरीब और आम लोग भी जनता को सच बोल सकें और इलेक्शन में अपनी कामयाबी हासिल कर सकें अपनी सच्चाई की बिना पे। उस वक्त एडीडीसी साहब सूरत सिंह जी ने हमें ये वहाँ से ग्रीवेंस सेल से मुझे फ़ोन आया, उनने कहा कि एडीडीसी साहब ने यह कहा कि आप मुझे रिटर्न कंप्लेंट व्हाट्सएप पे डालो। उस वक्त मैंने ये कंप्लेंट लिखी और व्हाट्सएप पे मैंने एडीडीसी साहब को डाल दी।
और एडीडीसी साहब ने फौरन एक्शन करते हुए उस वक्त के तहसीलदार जनाब यूनुस साहब को कॉल की, जो कि उस वक्त तहसीलदार कास्तीगढ़ थे, उनको कॉल की। उन्होंने यहाँ पे पुलिस चौकी पे कॉल की और उसके बाद उस वक्त जब एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई तो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से पुलिस आई और इस बंदे के खिलाफ उस वक्त भी कंप्लेंट की बिना पे इसको इंक्वायरी की गई और इस बंदे से उस वक्त भी एक्सप्लेनेशन मांगी गई कि एक बीडीसी चेयरमैन होने के बावजूद आपने वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों किया। लेकिन इस बंदे ने यह मुनासिब नहीं समझा कि मैं कानून के दायरे में रह के मैं अपने एक्सप्लेनेशन दूं। इस बंदे ने यही सोचा कि मैं एक बीडीसी चेयरपर्सन हूं तो मुझे एडीडीसी क्या कर सकता है, जैसे अक्सर इसकी ये बड़बोली जबान कहती भी है। उसके बाद ठीक कुछ वक्त के बाद एडीडीसी ऑफिस से एक और लेटर निकलता है जिसका नंबर 779/283 है, डेटेड 10/12/2020। और इसमें एडीडीसी साहब ये लिखते हैं कि द सैड चेयरपर्सन और उसका जो कैंडिडेट शबीर अहमद है उन दोनों की सैलरी आप विदहेल्ड कर दो बिकॉज दे हैव नॉट एक्सप्लेन्ड येट अबाउट दियर काज। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनकी सैलरी विदहेल्ड कर दी। जब इस चीज़ से भी उसके बाद जब रिजल्ट निकला, रिजल्ट निकलने के बाद ये हुआ कि मैं एज सरपंच डिक्लेयर हुआ और 79 वोट्स के साथ मैं यहाँ पे जीत गया। और उसके बाद भी इस बंदे ने क्या किया, उसके बाद भी इनका ये बिल्कुल कंप्लेंट्स का दौर जारी रहा। उसके बाद भी ये पंचायत में आए और उस वक्त इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, जबकि 22 तारीख को डीडीसी का इलेक्शन डिक्लेयर होना था, उससे पहले कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था। उस दौरान भी इसने कुछ मुलाजमों को हरासमेंट करके पंचायत के अंदर लिया, कुछ कामों की मेजरमेंट करवाई और कुछ कामों के बारे में कहा निजी में वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। और उस दौरान भी कुछ लोगों को यहाँ पे इसने हरासमेंट करने की कोशिश की, जिसमें इसने कुछ लोगों को तब भी कंप्लेंट्स की, किसी को लकड़ी की कंप्लेंट की, किसी को और किसी चीज़ की कंप्लेंट की। खैर अगर उस गहराई में मैं जाऊँगा तो उस लकड़ी के मसले को लेके खुद ब खुद ये बहुत ज़्यादा हद तक कानून का वायलेशन कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों को ये बहुत ज़्यादा सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद मसला ये हुआ कि उसके बाद जब हमारा रिजल्ट आया, मैं सरपंच जीता, उसके बाद मुझे यहाँ पे इस बंदे ने उस वक्त भी पार्टी के साथ रह के, जो उस वक्त डीडीसी मैंडेट श्री अनुराधा जी को मिला था, उस वक्त ये पार्टी के साथ रहा, पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट था कांग्रेस का। और उसके बाद जब इसने ये देखा कि इस वक्त जो कैंडिडेट है कांग्रेस की वो जीत जाएगी, और उस वक्त इसने रेजिग्नेशन दिया। बात यह थी कि जब ये पार्टी के अंदर था 2009 में जो अशोक कुमार ने यहाँ से इलेक्शन जीता, उस वक्त हम सब लोगों ने मिलजुल के डॉक्टर मास्टर अशोक कुमार को हमने 22,500 वोट दिया। लेकिन ये बंदा रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा पंथियाल से लेके आपके थाना देसा तक इंचार्ज रहा, और इस बंदे ने 5 साल के अंदर इस तरह से लोगों को सताया कि 22,500 वोट 2014 में 4500 पे सिमट गया। और उस वक्त इस बंदे का ये फर्ज बनता था, अगर ये बंदा पार्टी में कुछ गहरत रखता था तो इसने उस वक्त रिजाइन कर देना था, क्योंकि इसकी नाकिस कारकर्दगी की वजह से पार्टी को उतना नुकसान हुआ। लेकिन उस वक्त इसने रिजाइन नहीं किया, और उसके बाद भी उसने पार्टी को बिल्कुल हाईजैक करके रखा और कमजोर से कमजोर तर करने की पूरी तरह कोशिश की। जब डीडीसी इलेक्शंस आए, डीडीसी इलेक्शंस में जब अब्दुल मजीद वानी साहब ने जब इंटरफेयर करते हुए यहाँ पे जब उन्होंने मुदाखलत की कि मैं भी पार्टी को मजबूत करना चाहूंगा, उनने लोगों की राय के साथ जब मैंडेट दिया आपने बीडीसी कैंडिडेट को, तो उस वक्त इस बंदे ने ये चाहा कि मैं इनको नुकसान पहुंचाऊं, तो उस वक्त ये उनके साथ रहा। और बाद में कुछ अरसे इनके साथ रहने के बाद उस वक्त फिर उसने रिजाइन कर दिया। जब उसने पार्टी से उस वक्त रिजाइन किया, 24 तारीख तक ये पार्टी के साथ रहा, और 25 तारीख को अचानक एक मैसेज आता है, जिस मैसेज में ये मैसेज डाला जाता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ जो है इस वक्त की, वो बीडीसी चेयरपर्सन जो है, जो कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उनने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद सब लोग चौंक जाते हैं कि बीडीसी चेयरपर्सन जो कांग्रेस का एक ब्लॉक प्रेसिडेंट पिछले कम से कम 10 साल से सेल्फ स्टाइल ब्लॉक प्रेसिडेंट था, ना कोई इलेक्शन हुआ था ना कुछ हुआ था, लेकिन हाईजैक किए हुआ था पार्टी को, तो कहा ये इलेक्शन के बीच में कैसे इन्हें रिजाइन दिया। अगले ही दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में ये आता है, न्यूज़पेपर में इश्तियाक मलिक जो कि ये न्यूज़पेपर चलाते हैं, और यहाँ पे आता है कि डोडा में कांग्रेस अंदरूनी खलफशार का शिकार, ब्लॉक सदर कांग्रेस मुस्ताफी, ब्लॉक कमेटी को एतमाद में लिए बगैर टिकट देने का इल्ज़ाम। और उस वक्त इन्होंने ये पेपर में दिया, और उस वक्त इसने पूरी कोशिश की कि जो कमज़ोर पड़ी हुई हमारी कांग्रेस है उसको और ज़्यादा नुकसान पहुंचे। लेकिन मजीद वानी साहब के बदौलत लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, और मजीद वानी को लोगों ने इस तरह से देखा जैसे कि एक बिछड़ी हुई औलाद अपने वालिदैन के साथ मिलती है, उस तरह से लोगों ने उस वक्त सपोर्ट की मजीद साहब वानी को। लेकिन आखिरकार जब भट्ट को ये लगा कि उनका कैंडिडेट जीतने वाला है, और उस वक्त उसने रिज़ाइन किया। और उसके बाद एक लेटर निकलता है पार्टी हेड ऑफिस से, जिसका नंबर 63 है 2020, और ये
ये 4 दिसंबर को ये लेटर निकलता है जिसमें अब्दुल गनी भट्ट को पार्टी की बेसिक मेंबरशिप से एक्सपेल किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है पार्टी की बेसिक मेंबरशिप से। तो उसके बाद ये हुआ कि जो परसों इस अब्दुल गनी भट्ट, जब परसों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज वगैरह जो आए, यहाँ पे कांग्रेस का एक जलसा हुआ, उस जलसे में मैंने कांग्रेस में ज्वाइन किया। और जिस वक्त हमारा पैनल गया, जिस वक्त हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट का पैनल गया, उसमें पहला नाम मेरा गया। और इस बंदे को ये चीज़ सताने लगी कि मोहम्मद शफीक जो है ये डिजर्व करता है और ये एक काबिल तरीन इंसान है जो कि सरपंची में भी जीत गया और अब ब्लॉक प्रेसिडेंटी में भी इसका नंबर 1 पे है। और इस चीज़ को लेके इस बंदे ने हमारे किरदार को ख़त्म करने के लिए, किरदार को दबाने के लिए, लोगों के बीच में लोगों को गुमराह करने के लिए इसने इस किस्म का स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट में इसने ये एलिगेशन लगाया कि 2011 से 2016 तक जो काम हुए वो ठीक है, 2017-18 में गलत हुए, फिर 2019-20 में जब अब्दुल गनी फिर से सरपंच बना फिर काम ठीक हुए। इस बारे में हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, आजकल हमारी जो भी यूथ है वो हाईली एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है। हमारा नरेगा साइट का एक एड्रेस जो है nrega.nic.in एक एड्रेस है, उस एड्रेस पे जाके आपको नरेगा की पूरी एक जितना भी नरेगा का, चाहे वो गाइडलाइंस को लेके है, काम्स को लेके है, प्रोग्रेस को लेके है, किसी भी रिपोर्ट को लेके, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप ये एड्रेस टाइप कीजिए और आप साइट पे जाए, साइट पे जाके आप ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप मेरी पंचायत मुंडाहरा पर में आए और आप देखिए कि 2011 से लेकर 2021 तक जैसे काम हुए हैं तकरीबन एक ही पैटर्न से काम चल रहे हैं। चाहे वो 2011 का हो, वहाँ से आगे आगे दिन ब दिन सुधार ही आता जा रहा है और कुछ कमियों को दूर ही किया जाता है, बल्कि बिगाड़ नहीं आ रहा। तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस बारे में मिजाज हैं, आप खुद साइट पे जाइए, आप देखिए कि अब्दुल गनी भट्ट जिन कामों की वकालत कर रहा है कि 2011 से 16 तक ठीक है, फिर 17-18 में गलत हुए, फिर ठीक हुए, तो आप खुद मिजाज हैं, आप इस चीज़ को ऑनलाइन देखिए, चेक कीजिए। अगर आपको कुछ फर्क लगेगा तो आप हमें बताइए कि देखो जी मोहम्मद शफीक ने 2 साल के अंदर काम गलत किए। अगर आपको ये लगेगा कि ये काम बिल्कुल एज इट इज़ है, जैसे पहले से चलते जा रहे हैं, आगे आगे वैसे चले जा रहे हैं, तो ये साफ साफ जाहिर होता है कि अब्दुल गनी भट्ट सियासत कर रहा है और खुद को पार्टी के अंदर घुसने के लिए वो दूसरे बंदों का नाम जो है बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एक इलीगल तरीके से मोहम्मद शफीक ने पैसे कमाए, इन्होंने घोटाला किया, इन कामों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, इसकी सैलरी कम थी, इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी वो, ये सब चीज़ें वहाँ पे इन्होंने जिक्र किया हुआ है। और ये बहुत पहले से यहाँ पे बिला वजह बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कभी ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद शफीक के भागवा में दुकानें हैं, कभी ये कहा जाता है टॉप नील में दुकानें हैं, कभी ये कहा जाता है कास्तीगढ़ में दुकानें हैं, कभी ये कहा जाता है इनके इतने टिप्पर, इतने डंपर, इतनी फलानी चीज़ें चल रही है। और मैं इन सब चीज़ों का ऑन रिकॉर्ड अब्दुल गनी भट्ट से सबूत मांगना चाहता हूँ। या तो सबूत पेश करे, या तो चैनल पे जाकर माफ़ी मांगे, या तो फिर उसके पास वक्त नहीं बचेगा डिफेंड करने के लिए, क्योंकि हम कानून के जरिए फिर उससे सबूत मांगेंगे। और उसके बाद हमारा एज जीआरएस मैंने इतने टाइम काम किया, उसके बाद हमारा एक छोटा मोटा बिजनेस है। मेरी बीवी जो है उसके नाम एक रजिस्ट्रेशन है, जो कि हमारी स्टील वर्कशॉप है, वेल्डिंग दुकान जिसे हम कहते हैं, ये लाइसेंस है हमारा जो कि मेरी बीवी के नाम है और ये उनके नाम दुकान है। उसके बाद हमारा एक एग्रीमेंट है जो कि रेंट एग्रीमेंट है, वहाँ पे जो हमारा शॉप का ऑनर है उसके साथ बाज़ाब्ता पावर ऑफ अटॉर्नी जो कि चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने करके दिया है, जिसके अंदर मुख्तलिफ एफिडेविट्स लगे हुए हैं और इसके अंदर ये 5 साल का हमारा एग्रीमेंट है। और उसके बाद इस एग्रीमेंट की बेस पे हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, लिमिट ली हुई है, जिसमें 6 लाख की लिमिट हमने ली हुई है और वहाँ पे दुकान पे काम करके हम अपना गुजर बसर चलाते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं, ये जो अब्दुल गनी भट्ट साहब हैं हमारे, ये हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि मैं मोहम्मद शफीक के किरदार को ख़त्म करूं और इसके साथ जो भी लोग मेहनतकश लोग हैं उनके किरदार को ख़त्म करें। उसके बाद भट्ट साहब की हम अपनी बात करें, मेरे पास 3 कमरे मकान है रहने के लिए। भट्ट साहब की तरह नहीं, भट्ट साहब को घर में भी एक मकान ऊपर 2 मंजिला 3 मंजिला है, जिसको लोगों का ये भी अक्सर कहना है कि वो मकान उसका जंगलात में है। लेकिन खैर इंक्वायरी आगे बढ़े तो डिमार्केशन हो, हमें पता चले वो मकान जंगलात में है या मलकियत में। उसके बाद दूसरा मकान, उसके बाद तीसरा मकान बगर में, उसके बाद होटल, उसके बाद क्रेन, और इतनी प्रॉपर्टी को लेके एक बंदा एक सांप की तरह ऊपर बैठा हुआ है और वो ये चाह रहा है कि दूसरा बंदा कोई डेवलप ना करे, दूसरा बंदा कोई मेहनत ना करे। वो खुद ही चाह रहा है कि मैं खजाने के ऊपर बैठ के सब चीज़ें खुद करूं, पैसा भी मेरे पास होना चाहिए, शोहरत भी मेरे पास होनी चाहिए और सब चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए, जबकि इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और हम ये भट्ट साहब को बताना चाहते हैं कि भट्ट साहब एज सरपंच जिस वक्त आप जीते, आप लोगों ने प्लान जो नरेगा का बनाया,
प्लान में 20% शेयर जो था वो ब्लॉक लेवल पे रखा गया, 80% शेयर जो था वो पंचायत को दिया गया। जो आपका 20% शेयर था, उस 20% शेयर में से आपने उसी अपना जो आपका कैंडिडेट शबीर अहमद था, क्या आपको ये जायज़ बनता था कि शबीर अहमद की जो 50% जो प्लान सैंक्शन हुआ था उसमें अगर उसका 6 या 7 लाख रुपए उसका शेयर बनता था, क्या आपका ये हक बनता था कि आप उसको 16.5 लाख रुपए दे देंगे, वो भी एनुअल एक्शन प्लान में, जो कि सिर्फ 50% पब्लिक के लिए सैंक्शन हुआ था, उसमें उसको मोर देन 100% ये प्लान सैंक्शन कर देता। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वहां पे जब काम शुरू करने की बारी आती है, वहां पे भी वार्ड के बाहर से लोगों को लाके एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, लेकिन वहां के लोकल जो लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं, वो ये करा रहे हैं कि हमें काम नहीं मिल रहा है, हमें परेशानी है। और उसके बाद जो प्लानिंग जो की गई, उस प्लानिंग में भी अब्दुल गनी भट्ट चेयरमैन की वसातत के साथ और शबीर अहमद की बर्बरियत के साथ इन्होंने वहां पे लोगों के साथ भी कोई कांटेक्ट नहीं किया और प्लान बनाते बनाते लोगों से कोई भी सलाह नहीं पूछी गई। उसके बाद जब 14FC का पैसा आया, 14FC के अंदर भी लोगों को ये नहीं बताया गया कि लोगों का कितना पैसा आया और इस प्लान को कैसे बनाना है। ये प्लान जो हमारे पास मौजूद है, खैर अब्दुल गनी भट्ट ने जो कि अगर 47 या 47.5 लाख रुपए जो 14FC का शेयर हमारी पंचायत में आया था, इसमें 7 वार्डों में अगर हम तकसीम करेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कितनी तकसीम आएगी। लेकिन इसमें भी अब्दुल गनी भट्ट ने सबसे ज्यादा कोशिश की अपना जो उसका कैंडिडेट था शबीर अहमद, उसको फायदा देने की और खुद फायदा लेने की। वहां पे बात है ऑन रिकॉर्ड जो चीज है, वार्ड नंबर 2 जहां पे अब्दुल गनी भट्ट खुद रह रहा है, वहां पे अब्दुल गनी भट्ट के वार्ड के 3 मोड़े हैं, मोड़ा खल, मोड़ा खंडान और मोड़ा मोटा। मोड़ा खल में 70 वोटर्स हैं, मोड़ा खंडान में भी लगभग 70 वोटर्स हैं और मोटा मोड़ा जो उसमें कम से कम 120 वोटर्स हैं। लेकिन अब्दुल गनी भट्ट चेयरमैन ने कम से कम 12 लाख रुपए के आसपास सिर्फ अपने गांव में रखा, बाकी 2 मोड़ों को नजरअंदाज कर दिया गया। उसके बाद खैर हद बात यह है कि अब्दुल गनी भट्ट ने यहाँ पे एक काम रखा है, टॉयलेट कम्प्लेक्स एट बटमाला चकान। तो सबसे पहला काम जो है अपने घर के लिए रख रहा है और उसके बाद दूसरा रख रहा है टॉयलेट कम्प्लेक्स एट शेख महला पोती, और दूसरा काम अपने कैंडिडेट के लिए शबीर अहमद के लिए रख रहा है। दोनों बंदे घर में रख रहे हैं। उसके बाद जब प्लान ऑनलाइन करने की बारी आती है, बाकी अवाम के जो काम है, जो कि इस पे कम से कम 26-27 काम दिखाए गए, इनमें से कोई भी काम ऑनलाइन नहीं, और मुख्तसर सिलेक्टेड बंदों के काम ऑनलाइन करवाए गए और उन लोगों को पेमेंट की गई। उसके बाद अब्दुल गनी भट्ट के बाथरूम का जहाँ तक सवाल है, वहाँ का जो लोकल वार्ड पंच जो है शफीका बेगम को ये खदशा होता है कि अब्दुल गनी भट्ट जो असर रसूख वाला बंदा है, ये अपने बाथरूम की पेमेंट फ्री में निकाल लेगा, ना तो इसने बाथरूम बनाना है और ना ही कुछ, क्योंकि इसके पास पुराना एक बाथरूम चिकान में बना हुआ है जिसकी पहले भी CDF के अंदर पेमेंट लाख रुपए निकल चुकी है। MLC श्यामलाल भगत ने जो पैसा रिलीज किया था, और उसके बाद इसके वार्ड पंच को एक खदशा होता है कि इसी बाथरूम को और पेमेंट होने जा रही है। वो वार्ड पे शफीका बेगम जो है, ये एक एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर साहब के नाम एक एप्लीकेशन लिखती हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब ACD साहब को फॉरवर्ड करता है और ACD साहब इस बारे में एक कंप्लेंट वहां से लिखते हैं। वो यहाँ से लिखते हैं कि हमने एक कंप्लेंट रिसीव की है वार्ड पंच फलाना से, और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पुराने बाथरूम की पेमेंट करने का खर्च है, इसलिए इस बाथरूम को कहीं सेंटर जगह पे बनाया जाए और इसको फिर तमीर करने के बाद पेमेंट की जाए। लेकिन इलेक्शन के दौरान अब्दुल गनी भट्ट ये करता है कि वो मुलाजमों को हरासमेंट करके और डराव धमकाव करके वो जो बंदा है वो इस बाथरूम की भी पेमेंट निकाल लेता है। पेमेंट निकालने के बाद उसके बाद जहां तक बैक टू विलेज का मसला है, बैक टू विलेज में हमारी पंचायत में 10 लाख रुपए आता है। लेकिन इस 10 लाख रुपए में जहां पे हमारे रोड्स की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, बाकी चीजों की जरूरत है, जो कि बैक टू विलेज की बुक्स के अंदर डिमांड मेंशन्ड है, वहां पे ऐसा होता है कि अब्दुल गनी भट्ट अपने लोगों को और डोमिनेट करके इसके अंदर 3 कच्ची सड़कें और एक दीवार रख देते हैं। और इस चीज से खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब्दुल गनी भट्ट साहब जो है ये किस हद तक ईमानदार है और किस हद तक इन्होंने पब्लिक की डेवलपमेंट की है। उसके बाद SBM के अंदर 2014 के आसपास लगभग उनकी बीवी मोहतरमा जुल्फा बेगम को 12,000 पेमेंट होते हैं। जब पहले यहाँ पे स्कीम लगभग लॉन्च हुई 12,000 पेमेंट होती है, और उसके बाद 2019-20 के आसपास एक बार फिर इसी अकाउंट में इसी बंदे को फिर से पेमेंट होती है, इसी जुल्फा बेगम को। उसके बाद यह है कि PMAY आवास प्लस के अंदर भी अब्दुल गनी भट्ट की बीवी जो है उसको मकान केस दिया जाता। अगर अब्दुल गनी भट्ट का चिनाब होटल बगर में चल रहा है, अगर उसका क्रेन चल रहा है जो कि लाखों कमा रहा है एक महीने के अंदर, अगर उसका ठेकेदारी कार्ड है, तो फिर आवास प्लस के अंदर, फिर BPL के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर इन चीज़ों की क्या जवाजियत बनती है। उसके बाद अब्दुल गनी भट्ट साहब, मेरी पंचायत में ये ऐसे मसले हैं, कम से कम 10-11 लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए,
राशन कार्ड इस बिना पे काट दिए गए, कहा आपका जो शुमार है वो सेंसस 2011 में शुमार आपका नहीं है, इसलिए आपका जब सेंसस का आपके पास जो उसका सीरियल नंबर होगा तब हम उसको ऑनलाइन करते हैं और उसके बाद आपका जो राशन कार्ड होता है उसकी लिस्ट वहां पे निकलती है। उसके बाद ऐसा होता है, मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि अब्दुल गनी भट्ट जो है, एक फैमिली के अंदर कैसे 3 राशन कार्ड है? एक राशन कार्ड अब्दुल गनी भट्ट के अपने नाम पे है और उनकी बीवी छोटी जो नगीना बेगम है वो भी इनके साथ है, वो राशन कार्ड ये है। और इस राशन कार्ड के अंदर इनके 6 फैमिली मेंबर्स हैं, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पे बात है कि जुल्फा बेगम जो उनकी पहली बीवी है, खैर अब्दुल गनी भट्ट साहब यहाँ के निवासी हैं नहीं, वो तो तापनील के रहने वाले हैं और इस पंचायत में घर जमाई बैठे हैं। और जो उनकी बीवी है यहाँ पे जुल्फा बेगम के नाम बीपीएल राशन कार्ड है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बीडीसी चेयरपर्सन और एक इतना असर रसूख वाला इंसान जो कि इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहा है, और क्या उसकी बीवी को बीपीएल की जरूरत है या मेरे गरीब शख्स को बीपीएल की जरूरत है? अगर वो ईमानदार शख्स है तो वो ये बीपीएल हमारे गरीब लोगों में तकसीम करे, ना कि अपनी बीवी को। और उसके बाद हद यह है कि इसका लड़का जो कि नाबालिग था, लगभग 7-8 साल की उम्र से इसका राशन कार्ड चल रहा है, जो कि राजा तनवीर है। और ये राशन कार्ड यहाँ नहीं बल्कि उसके नेटिव विलेज जहाँ का पैदाइशी अब्दुल गनी भट्ट, और वहां पे डीलर मोहम्मद शरीफ के पास ये राशन कार्ड चल रहा है, राजा तनवीर का। अब दुख की सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल आप देख रहे हैं नरेगा में भी आधार सीडिंग हो रही है, राशन कार्ड्स पे भी आधार सीडिंग हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम की बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शफकता बानो लड़की अब्दुल गनी भट्ट की, उसके बाद राजा तनवीर इसका लड़का, ये जो है ये जुल्फा बेगम का जो बीपीएल राशन कार्ड है इसमें ये 2 एप्लीकेंट्स हैं, इसमें भी हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, उसके बाद ये जो राशन कार्ड राजा तनवीर के नाम है, इसमें राजा तनवीर भी है और शफकता बानो भी है। 2 राशन कार्ड पे एट ए टाइम ये 2 लोग अवेलेबल है दोनों जगहों पे। उसके बाद जो तीसरा राशन कार्ड जो है ये अब्दुल गनी भट्ट के नाम पे, इसकी सपोज जो नगीना बेगम इसकी बीवी है, इसके साथ राजा तनवीर फिर से है। राजा तनवीर जो इसका लड़का है ये एक वक्त में 3 राशन कार्ड्स पे रजिस्टर्ड है, और शफकता बानो जो है वो रजिस्टर्ड 2 राशन कार्ड्स पे। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आधार सीडिंग के इस जमाने में जहां पे यूनिक आइडेंटिटी लगाई जाती है लोगों को वेरीफाई करने के लिए, लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आज के इस जमाने में भी अब्दुल गनी भट्ट के एक 3 राशन कार्डों पे एट ए टाइम एक बंदा रह रहा है और ये राशन ले रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही कि अब्दुल गनी भट्ट की इतनी बड़ी क्या ईमानदारी है ताकि इस बारे में कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही। उसके बाद बिजली कनेक्शन की भी अब्दुल गनी भट्ट की वेरिफिकेशन की जानी चाहिए। चकान में जो मकान है क्या उसका अलग कनेक्शन है, मोठा में जो मकान है क्या उसका अलग कनेक्शन है, बगर में जो मकान है क्या उसका अलग कनेक्शन है, और होटल पे जो बिजली क्या उसका अलग कनेक्शन। इन कनेक्शन की भी वेरिफिकेशन की जाए। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैं 2031 मई 2012 में मैंने शादी की है और मेरा बिजली कनेक्शन अलग 374 रुपये किराया दे रहा हूं, पानी कनेक्शन अलग जिसकी मेरे पास जीआर की रसीद भी है, और राशन कार्ड मेरा एपीएल। और इतना होने के बावजूद भी ये लोग हमारे किरदार पे कीचड़ उछाल रहे हैं। उसके बाद बात यह है कि यहाँ पे हमारे अब्दुल गनी भट्ट साहब जो हैं, सियासत की आड़ में इन्होंने बहुत काले कारनामे किए, बहुत काले कारोबार किए, जिस वजह से हम लोगों को दबाने में ये कामयाब है, क्योंकि इनके पास पैसा भी है, इनके पास शोहरत भी है, इनके पास प्रॉपर्टी भी है। इसकी वजह यह है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर क्रैडल बॉक्स को कोई भी परमिशन नहीं मिलती, कोई भी फिजिबिलिटी नहीं मिलती। क्रैडल बॉक्स जब भी लगता है वो गवर्नमेंट की तरफ से लगेगा और गवर्नमेंट ही उसकी डिपार्टमेंटली उसकी परमिशन होती है। अब्दुल गनी भट्ट ने अपना एक क्रैडल बॉक्स उधर लगाया हुआ है, बगर के साथ में लगाया हुआ है, जो कि वार चिल के लिए सप्लाई आर पार सप्लाई करता है। उसकी जो तार है उसका स्पैन लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। लेकिन सियासत की आड़ में इस बंदे ने उसकी भी परमिशन बनाई, उसकी भी फिजिबिलिटी बनाई और कई सालों से वहाँ पे मोटी मोटी रकम कमाई जो सरासर इसके जेब में चली गई। और उसके बाद ताज्जुब की बात यह है कि इस शख्स के उस क्रेन की तार के साथ एक बार हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, वहां से हेलीकॉप्टर टावर लाइन पे पड़ता है और बिजली की करंट की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वो दरिया चिनाब में जा गिरता है। कई दिनों तलाश करने के बाद भी उसका कोई भी सबूत हासिल नहीं होता है। लेकिन उस वक्त सियासी बर्बरियत की वजह से और सियासी असर रसूख की वजह से इसने उतने बहुत बड़े मसले पे पर्दा डाला। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो और ये चीजें साबित की जाएं कि इन लोगों ने किस साजिश के तहत उस हेलीकॉप्टर को क्रैश किया। अभी भी वो जो क्रेन की तार है वो अभी भी दैट इज ए वेरी बिग डेंजर इन द एयरवेज।
वो बहुत बड़ा खतरा बना हो हवाई रास्ते में। अभी भी अगर कोई इमरजेंसी में कहीं से कोई हेलीकॉप्टर या कुछ भी है, वो उस तार के साथ फंस सकता है, लेकिन वो तार अभी भी लगी हुई है। लेकिन जिस वक्त सेंटर में एनडीए की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कमान कसते हुए उसके वो जो लाइसेंस था उसको कैंसिल किया और फिलहाल उन्होंने उस क्रेन को बंद रखा है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि हवाई रास्ते में पहले भी एक बहुत बड़ा क्रैश हो चुका है और किसी अगले क्रैश को, किसी अगले एक्सीडेंट को बचाने के लिए फौरन से उस क्रेन को उठा दिया जाए। उसके बाद अब्दुल गनी भट्ट चनाब होटल के नाम से बगर में होटल चला रहे हैं। 3-4 मंजिला होटल है जिसमें मोटी मोटी रकम वसूल की जाती है ग्राहकों से। जो भी कस्टमर वहां पे खाना खाने के लिए जाते, वो रकम तो अब्दुल गनी भट्ट के जेब में जाते, क्योंकि बीडीसी वो हमारे रहे, सरपंच वो हमारे रहे, लेकिन महीने में वो एक बार भी पंचायत में आना गवारा नहीं करते। वहां पे काउंटर पे बैठ के अपने ग्राहकों से पैसे वसूल करने और जेब में डालने में वो ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, ना कि पंचायत के अंदर काम करने में। होटल जो वहां पे बना हुआ है, उस होटल की जो गंदगी है, जो भी बाथरूम का फ्लैश वगैरह है, जो भी बाकी गंदगी है, उसको वहां से थोड़ा सा एक सेप्टिक टैंक बहाने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन उस सेप्टिक टैंक को आगे डिस्चार्ज के लिए स्टाफ लगा के रखा हुआ है। जब सेप्टिक टैंक में गंदगी जमा होती है, बाद में स्टाफ को खोल के खुले में डाल दिया जाता है। आप जानते हैं कि आज की गवर्नमेंट के दौरान स्वच्छ भारत मिशन पे कितना ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, हर जगह पे स्वच्छ भारत पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। गरीब से गरीब इंसान को अपना बाथरूम बनाने पे फोर्स किया जा रहा है ताकि गंदगी खत्म हो, ओपन डेफिकेशन को हम खत्म करें। लेकिन अब्दुल गनी भट्ट के जैसे असर रसूख वाले इंसान जो हैं, उतने बड़े होटल की गंदगी खुले में छोड़ने से गुरेज नहीं करते। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नहीं बल्कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा करते हैं कि अब्दुल गनी भट्ट के होटल को तब तक सीज किया जाए जब तक ना वहां पे वेस्ट मैनेजमेंट का कोई इंतजाम किया जाए, जब तक ना उस वेस्ट को कहीं मैनेज करके कहीं डिकम्पोज किया जाए। यह हमारी रिक्वेस्ट है। और उसके बाद बाकी भी कुछ चीजें हैं, लेकिन समाज की कुछ हदूद रखते हुए उन चीजों पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। अगर जरूरत पड़ी कानून के अंदर उन चीजों को चैलेंज दिया जाएगा और कानून के अंदर सबूत मांगे जाएंगे, जो कि बहुत ही संगीन कुछ मसले हैं। वो मैं मीडिया के ऊपर फिलहाल अब उस बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि अब्दुल गनी भट्ट जो है, ये चंद लोगों को साथ लेके लोगों को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। उसके अंदर कोई एक आध मुलाजिम भी इन्वॉल्व है। जब भी हमारी पंचायत के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनता है, जब भी कोई अच्छा काम होता है, वो शख्स एज एडवाइजर इसको किसी ना किसी किस्म का अड़ंगा फंसाने के लिए तैयार कर देता है। मैं उस शख्स को यहां से मीडिया के जरिए मैं उस बंदे को यहां से बता देना चाहता हूं कि आप अपनी ड्यूटी कीजिए। ऐसा ना हो मैं डीसी साहब के पास जाकर मैं आपके खिलाफ इंक्वायरी कराऊंगा और बाद में आपको अगर सस्पेंड किया जाएगा या टर्मिनेट किया जाएगा, फिर हमसे नाराज नहीं होना, क्योंकि आप एक मुलाजिम हैं, आप नौकरी कीजिए। अगर आपने सियासत करनी है, आप सबसे पहले रिजाइन कीजिए, जैसे मैंने सर्विसेज से रिजाइन किया और अब ओपन फील्ड में लड़ रहा हूं। हार जीत ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन सच को सच और झूठ को झूठ बताने की पोजीशन में हूं। मेरी ये वार्निंग है उस मुलाजिम से कि आप थोड़ा अपनी नौकरी कीजिए और अपनी ड्यूटी कीजिए, बरकस इसके कि आप किसी के एडवाइजर बन के किसी की चमचागिरी आप करें। तो उसके अलावा अब्दुल गनी भट्ट ने जो हमारे खिलाफ ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। सभी पंचायत कड़ी निंदा करती है और पूरा ब्लॉक कड़ी निंदा करता है, जिस बारे में हमने यहाँ पे पुतला भी जलाया और दुख का इजहार किया। हम अब्दुल गनी भट्ट से ये मुतालबा करते हैं कि अब्दुल गनी भट्ट आप मीडिया पे आके, आप किसी चैनल पे आके या तो सबूत लेके आए, जैसे हमने अपने सबूत पेश किए। अगर हमारे सबूत के बारे में आपको कुछ प्रॉब्लम है या आपको कोई डाउट है, इसकी पीडीएफ फाइल आपको मेरे फेसबुक अकाउंट पे मिलेगी और वहां पे आप आराम से देख सकते हैं। ये नहीं कि कहा जाएगा कि मीडिया को कागज दिखाए और बेवकूफ बनाए। इसकी बाज़ाब्ता पीडीएफ फाइल बना के मेरे फेसबुक अकाउंट पे अपलोड होगी और जिस बंदे को जो कोई सवाल हो गए, जिसको समझ नहीं आएगी, वहां पे साथ में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें ताकि हम उनको क्लियरली समझा पाएं और ये भी बता पाएं कि ये डॉक्यूमेंट्स हमने कहां से हासिल किए। अब्दुल गनी भट्ट को हमारा ये मुतालबा है, आप सबूत लेके चैनल पे आए। अगर सबूत लेके आप चैनल पे आते हैं तो ठीक बात, अगर नहीं तो आप चैनल पे आके माफी मांगिए। और जो कि आपने अपमान किया है, आपने एक सरपंच का अपमान किया है, आपने एक शहरी का अपमान किया है, जहां पे उन्होंने जीवन सिंह चिब के बारे में कुछ बातें की नहीं जी, उन्होंने सीडीएफ, उन्होंने पता नहीं क्या, वो खैर खुद क्लियर करेंगे। तो हम ये कि या तो माफी मांगी जाए या तो फिर अगर ना सबूत पेश किया गया ना माफी मांगी है, उसके बाद हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो कानूनी रास्ता है और हम कानूनी रास्ते को इस्तेमाल करके रहेंगे और उससे सबूत लेके रहेंगे, या अगर सबूत नहीं करे तो डिफेमेशन के केस में एफआईआर लगा के रहेंगे। शुक्रिया, आदाब।